मूवी की शुरुआत होती है एक पेपर प्रिंट मीडिया से, जहां पर न्यूज एजेंसी में काम करने वाले लोग फेसबुक, ट्विटर, डिजिटल मीडिया की महत्व के बारे में बात करते हैं। अच्छे काम देखते हैं। राजवर्षा को डिजिटल एडिटर बनाया जाता है। वहीं पर जॉय होता है, जो एक अच्छा जर्नलिस्ट होता है, जिसको इस पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। आगे दिखाया जाता है कि एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक शेट्टी नामक व्यक्ति को कुछ लोग दिन दहाड़े बंदूक की गोली से मारकर उड़ा देते हैं। जब इस न्यूज को कवर अप करने की बारी आती है तो जॉय और न्यूज एजेंसी के चीफ बात करते हैं कि इसे ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनाया जाए। जॉय बताता है इसे 4 दिन चलाएंगे और इसे फ्रंट पेज पर छापेंगे अखबार पर। इसके बाद जॉय इस घटना की जानकारी के लिए कवर करने के लिए निकल जाता है। इस फोर व्हीलर में वह एक महिला सहपाठी पत्रकार के साथ होता है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे वह अपने एक मुखबिर से मिलता है जो इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों के बारे में बताता है। इसके बदले वह उसे कुछ रुपए देता है। फिर घर जाता है जहाँ पर इसकी पत्नी और इसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। मन न लगने के कारण वह पार्टी में शरीक नहीं होना चाहता है, लेकिन पत्नी व उसके दोस्त को बुरा ना लगे इसलिए वह पार्टी में जाता है। पार्टी के दौरान हंसी मजाक में उसका दोस्त उसे एक पिज्जे की बाइट खिलाना चाहता है। यह मना करता है, लेकिन वह जबरदस्ती इसे खिलाता है। यह बात इसे अच्छी नहीं लगती है। जॉय उसका हाथ ऐंठ देता है। फिर क्या, पार्टी में आए हुए लोग सीरियस हो जाते हैं। वह सब लोग जॉय को देखने लगते हैं। जॉय गुस्से में पार्टी छोड़कर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी उसके पीछे आती है और अपने इस करतूत के लिए उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है। गुस्से में जॉय अपनी पत्नी को भी सुना देता है और चला जाता है। वह सीधे थाने जाता है जहां पर वह पुलिस से एक घटना के बारे में बताता है, जहां पर वह पुलिस वाले प्रोटोकॉल का हवाला देकर जाने से मना कर देते हैं। जॉय गुस्से में आकर क्राइम ब्रांच को कॉल करने लगता है और यह जॉय कहता है कि यह टाइम के अनुसार क्राइम ब्रांच का केस है, जिससे पुलिस वाले डर जाते हैं और वह घटना की तहकीकात के लिए चल देते हैं। जॉय भी अपने उन लोगों के साथ जाता है। जब वे सब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर कुछ लोग चुपके से इलीगल एक्टिविटी होती है, जिससे पुलिस और उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी फायरिंग के बीच एक गुंडा पुलिस पुलिस वालों की नज़र से बचकर भागता है। जिस पर जॉय की नज़र पड़ती है, वह उसका पीछा करता है और कैमरे में कैद करता है और उसे लड़ने लगता है। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वह गुंडा इसको बहुत मारता है, जिससे फलस्वरूप इसके नाक और मुख से खून निकलने लगता है। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उस गुंडे को गिरफ्तार कर लेती है। इसकी हालत देखकर पुलिस को जॉय पर तरस आता है। आगे का सीन अस्पताल में शिफ्ट होता है, जहां पर इसकी दवा चल रही होती है। वहां पर इसकी माँ बोलती है खुद का देखभाल करने के लिए। तभी वह महिला जर्नलिस्ट प्रेरणा वहां आती है और इससे मिलने, जिससे जॉय फ्यूचर में शादी करना चाहता है। वह जॉय से मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहती है इसकी हालत देखकर, जहाँ पर ये दोनों जाने वाले थे। जॉय मना कर देता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी हालत में वह उसी हाल में प्रेरणा के साथ एक फ्लैट देखने जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। दरअसल दोस्तों, जॉय और उसकी पत्नी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। जॉय प्रेरणा के साथ जिंदगी बिताने का प्लान बनाया है, जिसको ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ प्यार करते हैं और प्रेरणा जॉय के डिवोर्स का वेट कर रही है, जिससे ये दोनों शादी कर सकें। एक फ्लैट मिल जाता है, लेकिन फ्लैट का ओनर इनसे जब पूछताछ करता है, इनसे पूछता है कब आना है कब जाना है। यह सब पूछकर जब ज़्यादा परेशान कर देता है, जिससे प्रेरणा और फ्लैट मालिक की लड़ाई हो जाती है। जॉय सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहा था, जिससे फ्लैट वाला फ्लैट देने से मना कर देता है और ये दोनों गाड़ी में वापस आ जाते हैं। जॉय बातों ही बातों में प्रेरणा को कहता है कि अगर तुम शांत रहती होती तो फ्लैट मिल जाता। यह बात सुनकर प्रेरणा जॉय पर भड़क जाती है। जॉय भी इस पर भड़क जाता है। गुस्से में आकर प्रेरणा जॉय को गाड़ी से उतार देती है। जॉय सीधा थाने जाता है। वह पुलिस कस्टडी में पकड़े गए अपराधी से मारपीट करता है, जिसने इसकी नाक तोड़ी थी। उससे पूछता है कि किसने शेट्टी को मारा। दरअसल जॉय को एक रिपोर्ट चाहिए जिसकी कहानी हो। उसे अपने डिस्पैच प्रिंटिंग मीडिया में छापना चाहता है, इसलिए वह इसे मारकर जानना चाहता है। बड़ी मार खाने के बाद उसके मुंह से कातिल का नाम नहीं निकलता, लेकिन वह एक बात बताता है कि विजिलेंस ऑफिस में गलती से एक की हत्या कर दी थी 20 फरवरी को। यह न्यूज किसी मीडिया वालों ने नहीं छापी, न कोई पुलिस वाला इस घटना के बारे में जानकारी थी। जो है सीधा डिस्पैच ऑफिस जाता है। डिस्पैच के हेड को बताता है कि
आपने एक फ्रंट पेज स्टोरी मांगी थी, मैं आपको 2 देता हूँ। वह हेड को बताता है कि उस विजिलेंस ऑफिस में हत्या की बात को, जो जीडीआर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में हुआ था। वह डिस्पैच ऑफिस में जीडीआर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को कवर करने वाले सहपाठी पत्रकार से इसके बारे में पता करता है। वह हेड से उसको भी कवर करने के लिए मना लेता है। आगे वह इस घटना को मुखबिरों से जानकारी लेकर फेक विजिलेंस अधिकारी बनकर वहां पर दाखिल होता है जहां पर मर्डर हुआ था। बड़ी चालाकी से वह उनसे अपना काम निकलवा लेता है, लेकिन लास्ट में फंस जाता है। वे समझ जाते हैं कि यह कोई अधिकारी नहीं है। वे लोग इसका पीछा करते हैं, लेकिन वहां से यह भाग जाता है। जब जॉय को पता हो गया था कि वहां पर कौन गया था, वह राजन मलिक जो 20 फरवरी को गया था। जॉय वहां से अपने न्यू फ्लैट पर आता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसकी बीवी बैठी होती है। वह यह देखकर वह शॉक हो जाता है। उसकी बीवी सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए जॉय से कहती है, लेकिन जॉय आगे बढ़ चुका था। वह उसे कहता है कि वह जल्दी ही उसे तलाक दे देगा और उसे धक्के मारकर फ्लैट से निकाल देता है। आगे वह एक शख्स के पास जाता है, मुख्तार अंसारी के बारे में पता करने के लिए, जिसने डी कंपनी की फाइल इंपोर्ट करी थी। तभी उसी घर पर बाहर से कोई पत्थरबाजी कर देता है और कॉल पर जॉय को धमकी मिलती है कि वह भूल जाए मुख्तार को, भूल जाए अमित को। अगर भूलेगा नहीं तो उसकी और उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसके बाद जॉय घर जाता है, आराम करता है। वह महिला राइटर को कॉल करता है जो जीडीआर केस पर काम करती है। वह उससे लोधा निशा से मीटिंग करवाने के लिए कहता है। राइटर मान जाती है और बदले में इसके बदले में वह उसे शर्त रखती है कि जो एक्सक्लूसिव जानकारी उसे मिलेगी वह इससे शेयर करेगा, जिससे यह भी उस पर कहानी लिख सके। जॉय एक्स विजिलेंस अधिकारी लोधा निशा से मीटिंग करता है, लेकिन इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलता है। बातचीत से लोधा निशा की लगता है कि यह भी बिक चुकी है। इसके बाद जॉय और प्रेरणा मिलते हैं, इंटीमेट होते हैं। प्रेरणा जॉय को कहती है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती। जॉय प्रेरणा को अपनी मम्मी के और पापा के पास ले जाकर उनसे मिलवाता है। जॉय की मम्मी प्रेरणा को देखकर बहुत खुश होती हैं। मन ही मन वह उसे शादी की उनकी रजामंदी दे देती हैं, लेकिन प्रेरणा परेशान लग रही थी कि उनका फ्यूचर प्लान वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद जॉय और प्रेरणा एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर जॉय एक मुखबिर से बात कर रहा होता है। वह देखता है कि प्रेरणा एक लड़के से बात कर रही है, हंसी खुशी। जब प्रेरणा एक गैलरी में जा रही होती है, जॉय उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम अकेला नहीं रहना चाहती हो। प्रेरणा कहती है कि मैं तुम्हारी गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम चाहो लेफ्ट घुमाओ घूमूंगी, मैं जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी। वेल सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ जहाँ सुबह के समय जॉय कॉल करता है क्राइम राइटर को। उससे सुरेश कंट्रैक्टर के बारे में पूछता है जो राजन गैंग के लिए काम करता था। पिछली रात पार्टी में इसकी जानकारी मिली थी कि सेट्टी हत्याकांड में राजन गैंग का हाथ है। क्राइम राइटर नूरी जॉय की मीटिंग सुरेश कंट्रैक्टर से करवाती है और जहां पर जॉय कुछ नहीं बोलता है। जॉय के बदले नूरी बताती है कि इसके पास एक स्टोरी है सेट्टी मर्डर की। दरअसल सुरेश कंट्रैक्टर राजन गैंग के लिए काम करता था, लेकिन कुछ विवाद के कारण वह अलग हो गया था और इनके बीच राइवलरी चल रही थी। यही फायदा उठाकर जॉय इनसे मिलने आया था। यहीं पर जॉय सुरेश कंट्रैक्टर से एक फ्लैट मांग लेता है। अगले दिन अपनी जीएफ प्रेरणा को लेकर सुरेश कंट्रैक्टर के फ्लैट पर पहुंचता है और कहता है कि अपनी प्रेरणा से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जियो, केवल मैं और तुम। यह देखकर प्रेरणा बहुत खुश होती है। दोनों वहीं पर रात बिताते हैं। बातें हुई बातों में बड़ी सोचने पर जॉय को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि सुरेश कंट्रैक्टर राजन गैंग का ही आदमी है। वह उसके साथ रहने वाला चिंटू के पास कॉल करता है, उससे पूछता है जीडीआर फाइल के बारे में। चिंटू उसे नूरी के साथ अपने ऑफिस बुलाते है। अगले दिन वह वाइफ श्वेता के घर जाता है जॉय, जहाँ पर श्वेता वकील लेकर आई थी और डिवोर्स के बदले एलिमोनी की मांग कर रही थी। जॉय कहता है कि मैं भी वकील लेकर आ सकता था, लेकिन वकील लेकर नहीं आया। श्वेता मुझसे ज्यादा अर्न करती है। श्वेता से मेरी बात हो गई है। किस बात की एलिमोनी? श्वेता का वकील कहता है कि फ्यूचर सिक्योर करना है श्वेता का। वही श्वेता की मम्मी कहती है, सोच लो बेटा, रिश्ते बनाने में ज्यादा समय लगते हैं और तोड़ने में कम। जॉय गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यही बात पहले सोच ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सुरेश कंट्रैक्टर की ऑफिस में। यहाँ पर सुरेश जॉय को धमकाता है
अगर नूरी बीच में नहीं होती तो तुझे गायब करा देता साले। शांति से आया था और शांति से रह। जिस पर नूरी कहती है कि यह स्टोरी सिर्फ इसकी ही नहीं मेरी भी है सुरेश। सुरेश कहता है कि तू अपने साथ इसकी भी वाट लगवा देगा, ये तेरे लीग का खेल नहीं है। वह बताता है कि 80,000 करोड़ का घोटाला है, मुख्तार से फाइल वाधवा ने चुराई थी। यह सुनकर जॉय को यकीन नहीं होता। वह कहता है कि फाइल जीडीआर वाले ने चुराई थी, ये तो 2G का मामला है। सुरेश कहता है तुझे सच्चाई की लोरी सुननी है तो किसी और के पास जाके सुन, मुझे जो पता था मैंने बता दिया। इसके बाद दोनों टैक्सी से निकल लेते हैं। जॉय और नूरी टैक्सी में इंटीमेट होते हैं। सुबह की चाय पर चुस्की लेते हुए नूरी जॉय को बताती है कि वाधवा फाइल चुरा के किसी के अगेंस्ट यूज कर रहा है। यह वह बताती है कि उसके इनर सर्कल में सिल्वा नाम का व्यक्ति है। जॉय कहता तुम तो कह रही थी कि इसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। नूरी कहती है लेकिन हाफ जानकारी से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, हम सिल्वा से संपर्क करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जॉय सिल्वा के ऑफिस में होता है, जहाँ पर उससे जीडीआर फाइल के बारे में पूछता है। वहीं पर उसका केस नुसरत एनकाउंटर की बात करता है जिससे सिल्वा का हाथ था। दरअसल एक नुसरत हत्याकांड हुआ था जिसमें सिल्वा बेकसूर था। अगर सिल्वा जीडीआर की फाइल के बारे में नहीं बताएगा तो वह जॉय इसे धमकाता है कि वह इसे अपने फ्रंट पेज पर डिस्पैच में छाप देगा, लेकिन सिल्वा अपना मुंह नहीं खोलता है। वह जॉय को बताता है कि तुम मुझे अच्छे लगे, क्या इस छोटी मोटी भेड़ बकरियों की जिंदगी जी रहे हो, आ जाओ मेरे साथ। अगले दिन जॉय लंदन चला जाता है सिल्वा की सहायता से। वहाँ पर वो एक शख्स से मिलता है जिससे जीडीआर फाइल व जीडीआर के रियल ओनर के बारे में पूछता है। वह बताता है कि आप बस देखिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते। वह बताता है कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, क्रिकेटर, फिल्म स्टार सभी की इससे दुकानें चलती हैं। आप यहाँ पर मजे कीजिए, मंथन का माया देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग बिस्तर पर जब जॉय लेटा आता है तभी राजन गैंग का कॉल आता है। इसे वे कहते हैं कि किसी आदमी के बिना आओ। वह जाता है, बाहर एक गाड़ी वेट कर रही होती है। गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठा एक शख्स इसे कहता है क्यों आया इधर, गलत किया आकर इधर, तुझे सब लोग देख रहे हैं, तू अपनी पत्नी का डिवोर्स दे रहा है, अपनी जीए से शादी करने वाला है। और उस महिला राइटर के बारे में बताते हैं, इसके अफेयर के बारे में। इधर जीडीआर और राजनगंज एक साइड है, जाओ तुम अपनी स्टोरी करो। यह सब बातें कर वह उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉय इंडिया वापस आ चुका है। वह फ्रीडा के साथ मॉल में गया होता है कि वहाँ पर एक शख्स इनका पीछा करता है। वह आदमी इसे बताता है कि इसे रिजवान ने भेजा है, फिर वह भाग जाता है। जॉय इसका पीछा करता है। इसको लगने लगता है कि कोई जासूसी कर रहा है इसका। वह तुरंत सिल्वा के पास कॉल करता है और जानकारी देता है। सिल्वा इससे बताता है कि गलती से यह बात लीक हो गई कि तुम वाधवा से मिले, तुम घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। इसी बीच जॉय अपने मुखबिर से मिलता है जो इसे बताता है कि वाधवा और जीडीआर आपस में मिल गए हैं, जीडीआर तेरे से नाराज है। जॉय इस बात पर समझ जाता है कि ये लोग इसके पीछे पड़े हैं। जॉय भी इनके बीच नहीं फंसना चाहता है। वह पता कर लेता है कि असली जीडीआर कौन है। असली जीडीआर स्टोपडोम है। जॉय को पता चल जाता है। जॉय सिल्वा को मैसेज करके बताता है कि मुझे पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे पता है कि असली जीडीआर कौन है। ये सब डिस्पैच के एडिटिंग रूम में जाएगा, नहीं तो 2 मिनट में कॉल करो। तभी हम देखते हैं कि जॉय और फ्रीडा अपनी एक किताब पब्लिश करवा रहे होते हैं। इसी दौरान सुरेश कंट्रैक्टर इनके पास कॉल आता है। वह बताता है कि तेरे नाम की सुपारी निकली है, भाग तू। जॉय कहता है कि मैंने क्या किया, मैं किसी को क्या बताने वाला हूँ सर, देख लो आप। वह कहता है कि तूने मेरी सहायता की थी इसलिए तुझे बता रहा हूँ, अब तू भाग ले। डरे हुए सारी बातें फ्रीडा को बता देता है। उसे कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ ट्रेन पकड़कर ना, मेरे नाम की सुपारी निकली है, ये सब सही करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद वह राजदास के पास जाता है। खुद को वाधवों का आदमी कहकर वह राजदास से कहता है कि वह शुरुआत से जीडीआर के लिए काम कर रहा है। इसके आदमी इसको इग्नोर कर रहे हैं और दूसरी पार्टी इसके धमका रही है। यह बताता है कि इसने वाधवा को चुपके से मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है। इसने तुम्हारी कंपनी की पूरी फाइल तैयार कर ली है। जॉय इसे ब्लैकमेल करके जीडीआर की फाइल मांगता है और कहता है कि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसके इलीगल कारनामों को वह छाप देगा, एडिटर रूम में भेज दिया जाएगा।
राजदास इसको धमकी देता है कि इसका इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा लॉ फर्म है, इंडिया में इतने केस लगाएगा कि इसकी सातें पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी, 150 साल तक बर्बाद हो जाएगा। जॉय भी हंसकर बताता है कि डिस्पैच इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी है, अगर खबर चल गई तो इसके कारनामों का सच दुनिया जान जाएगी। वह वहाँ से फाइल ब्लैकमेल करके ले लेता है, तुरंत निकलता है। उसी वक्त नूरी का कॉल आता है और उसे वह नूरी से लोधा निशा से विजिलेंस से बात कराने के लिए कहता है। नूरी लोधा निशा को कॉन्फ्रेंस में ले लेती है। जॉय नूरी का कॉल समझकर जॉय से बात करती है। जॉय नूरी का कॉल समझकर लोधा निशा जॉय से बात करती है। जॉय कहता है कि फाइल मेरे पास है, आप जिसे कहेंगी मैं उसे दे दूंगा, बस मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। लोधा इसे और नूरी को बड़ी गंदी गाली देती है, कॉल काट देती है और कहती है तुम लोगों का मोबाइल ट्रैक हो रहा है। इन सबका फोन को कोई ट्रैक कर रहा था। यह भागते भागते दादर स्टेशन पहुंचता है जहां पर फ्रीडा इससे मिलने वाली थी, लेकिन उसका फोन डिस्कनेक्ट बता रहा था। जॉय समझ जाता है कि फ्रीडा को जीटीआर के आदमी ने अपना शिकार बना लिया है। वह सारी फाइल लेकर डिस्पैच ऑफिस में पहुंचता है जहां पर हेड फाइल देखता है और शांत भाव से जॉय को डर लग रहा था कि कहीं हेड भी उनसे ना मिला हुआ हो। जॉय बताता है कि जीटीआर का मामला 2G स्कैम सिटी से भी बड़ा है, 6,000 से 80,000 बिलियन का मामला है। जॉय इस पर स्टोरी रन करने के लिए हेड से पूछता है, वह राजी हो जाता है, स्टोरी करने के लिए हामी भर देता है और जॉय रिपोर्ट तैयार करने लग जाता है। हेड अंदर चला जाता है, यह रिपोर्ट बनाने लगता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है जो जॉय को बताता है कि स्टॉप डोम, जो असल में जीटीआर है, स्टॉप डोम ने ही डिस्पैच की पूरी स्टेक को खरीद लिया है। वह इंडिया का सबसे बड़े कंपनियों का स्टेक लिया है। यह बात जॉय को झटके की तरह लगती है क्योंकि जॉय को ही पता था जीटीआर ही स्टॉप डोम है। उसका हेड डिस्पैच को जीटीआर के हाथों बेच चुका था। जॉय तुरंत फाइलों को समेटता है, वहाँ से भाग जाता है हेड की नजरों से बचकर। वह तुरंत घर जाता है, अपने फैमिली को अपने फ्लैट के बारे में, कागजात के बारे में बताता है और कहता है कि अगर समझ में ना आए तो गोखले से पूछ लेना, यह मेरा फ्लैट है। अपने सारे काम काजों और रुपए पैसे के बारे में घर को बता देता है। जवान बेटों की यह बात सुनकर जॉय की मम्मी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं आखिर क्या हुआ है। जॉय मम्मी और बड़े भाई को गले लगाकर निकल जाता है। जॉय को यकीन हो गया था कि अब वह बचेगा नहीं, उसके पीछे सब पड़ गए हैं। वह तुरंत बाइक लेकर निकलता है गोखले के पास जाने के लिए। कुछ दूर जाता है तभी 2-3 बाइक वाले उसके पीछे लग जाते हैं। वही लोग होते हैं, जब वह घर आ रहा था वही लोग पीछा कर रहे होते हैं, ये वही थे। रास्ते में ये एक जगह ये लोग जॉय को गोली मारकर उड़ा देते हैं। वह जीटीआर की फाइल ले लेते हैं और जिसे वह दूसरी न्यूज एजेंसी के पास ले जा रहा था, जिससे इस मूवी की अंत हुई और यह जीटीआर का मामला न्यूज एजेंसी पर छप नहीं पाया। तो दोस्तों हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि एक सच्चे पत्रकार से बड़े लोग डरते हैं। कभी भी सच्चाई दिखाने, सच्ची पत्रकारिता करने पत्रकारों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बड़ी बाहुबली बिजनेसमैन जो इलीगल काम करते हैं वह अपनी सच्चाई किसी को पता नहीं लगने देते हैं। अगर कोई जान जाता है तो उसे मरवा देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझ पर प्यार बरसाएं। थैंक यू।